Hello friends, Dr. Manish here. Welcome to Democratic Diplomacy. Actually, I'm a full-time surgeon, part-time YouTuber. Even part-time YouTuber, not because I'm basically not a YouTuber. जो इमोशन है मुझे लगता है कि मेरी कंट्री के लिए जो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है जो मुझसे हो पाए मैं उतना टाइम निकाल के करने की कोशिश करता हूँ इसलिए अक्सर बीच में होता है कि 3-4 दिन या 2-3 दिन का गैप हो जाता है. सो अभी आई एम इन कॉन्फ्रेंस फ्रॉम पास्ट 4 days जबलपुर मध्य प्रदेश और वहाँ पे हम लोग का एक मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ उसका जो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी होती है हमारे क्लेफ्ट का या प्लास्टिक सर्जरी कैंसर सर्जरी की कॉन्फ्रेंस चल रही तो उसमें बेसिकली मैं अभी भी जबलपुर में ही हूँ. तो बीते 4-5 दिनों में मैं बहुत टाइम दे नहीं पाया सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है बट जो थोड़ा बहुत 2-4-5 मिनट देख पाया है उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जर्मनी में जो कॉन्फ्रेंस चल रही थी जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो थी वो और अभी राइट नाउ आई थिंक दिल्ली में राइसेना डायलॉग्स जो चल रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हुई पिछले 4-5 दिनों में. आई ट्राई टू समराइज बट बेसिकली टुडे जो आज हम लोग बात करेंगे वो है अबाउट coming challenges India is going to face in coming 20-30 years. जो हम एक डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं उसमें जो मेन चैलेंजेस आने वाले हैं और what we can do as a young Indian and what should be role of young Indians to for the growth of the country and for the betterment of our future generation. This time is really going to be very very crucial बिकॉज ये जो 20-25 साल हैं ये फ्यूचर के इंडिया को बहुत शेप अप करने वाले हैं एंड वी हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस. तो हम चैलेंजेस पे बात करेंगे आज. इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक टू कवर एंड फॉर अ सर्जन इट्स रियली वेरी टफ बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. जितना मुझे नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ एंड आई एम रियली वेरी ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट लाइक जस्ट शेयर योर ओपिनियन व्हाट यू पीपल थिंक. एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस हम लोग हमेशा हर चीज़ को बहुत साइंटिफिक वे में करने की कोशिश करते हैं. तो अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो वी कैन ब्रॉडली डिवाइड these challenges in a 2 category. It's not very easy because things are very very intermingled. तो 2 ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इस चीज़ को. द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द इंटरनल चैलेंजेस जो हमारी आंतरिक चुनौतियां हैं वो क्या हो सकती हैं एंड सेकेंड वन इज़ द एक्सटर्नल वन. तो अगर आंतरिक चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहले जो ध्यान में आता है दैट इज़ द पॉलिटिकल चैलेंजेस. पॉलिटिकल चैलेंजेस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है. मतलब इन पॉलिटिक्स इन टोटलिटी एवरीथिंग कम्स अंडर पॉलिटिक्स ओनली. तो अगर पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करें तो बहुत सारी बातें आती हैं इसमें because political stability and strong government is the 2 thing. ये बहुत important है कि जो strong government हो और political stability हो because then only your government can take a bold decision for the progress of any nation. तो ये बहुत important चीज़ है. जो political challenges है वो बहुत ज़्यादा है because इंडिया में बहुत सारी political parties हैं. In between you have to manage ब्यूरोक्रेसी बिकॉज इंडिया में जो ब्यूरोक्रेसी भी है उसके अपने अपने मास्टर्स हैं अपने अपने उनके इंटरेस्ट हैं. जो ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं उनके अपने पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी होते हैं. पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी उनका अपना होता है. सेकेंड थिंग इज़ जुडिशरी. इनके भी अपने बहुत सारे पर्सनल रिलेशंस होते हैं पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं. सो डिसीजन बहुत वेरी कर जाते हैं. इट्स आइडियल टू से जुडिशरी जो है वो मतलब कि नॉन अलाइन होनी चाहिए या बायस नहीं होनी चाहिए फॉर ए गुड डेमोक्रेसी. बट इन प्रैक्टिकल सेंस इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट. तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत हैं बिकॉज बहुत सारी सोशल चीज़ें हैं. जैसे अभी आपने देखा किसान आंदोलन पहले भी हुआ था और फिर हुआ है और इसमें कितनी रियलिटी है कितना प्रोपेगेंडा है कितना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है. बिकॉज देखो व्हेन यू टॉक अबाउट द इंटरनल मैटर्स ना it always somewhere at some point of time related with external factors also, like
अगर डेमोग्राफिक चेंज की बात करें या रिलीजन चेंज की बात करें, दीज मैटर आर नॉट ओनली सेंसिटिव, इट ऑल्सो समवेयर लिंक टू एक्सटर्नल फोर्सेज ऑल्सो। तो ये चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स है, इट्स नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, बट ये चीज़ एक बहुत बड़ा है कमिंग 30 ईयर्स में कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है उसमें जो वेरियस गवर्नमेंट्स आएंगी, जो भी आया, राइट नाउ वी हैव मोदी एंड मे बी फ्यूचर आई डोंट नो हु विल कम, बट द थिंग इज फॉर इंडियन प्रोग्रेस इन कमिंग 20-30 years, strong government and political stability is its outmost। और इसमें बहुत सारी चैलेंजेस आने वाले हैं, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने इंटरेस्ट है, एंड ये भी इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी किस एक्सटेंट तक नेशनल इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट वी आर, व्हाट यू नो एज ए इंडियन सिटीजन, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी हैव, बिकॉज हमारी जो नीड है हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए ये है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है। तो अब ये हमें देखना है कि हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन हो, कि हम इन चीज़ों, हम वोट ऐसे करें, अभी जनरल इलेक्शन आई थिंक इसी साल है, हाँ, तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हो वो राइट हो, और हमारा जो थॉट प्रोसेस हो वो बायस नहीं हो। स्पेशली मैं यंग इंडियन से ये बोलूँगा कि अपने जो इंटरेस्ट है, मे बी आप किसी कास्ट से बिलोंग करते होंगे, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी से मे बी आपका कांटेक्ट होगा, या खास किसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल से आपका पर्सनल टच अच्छा होगा, मे बी वो जीत जाए तो आपके लिए पर्सनली बेहतर होगा। बट व्हाट आई थिंक कि व्हेन नेशन प्रोग्रेस यू ऑल्सो प्रोग्रेस। तो अगर देश आगे बढ़ेगा तो आप भी आगे बढ़ो। तो व्हेन यू वोट और व्हेन यू चूज द गवर्नमेंट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिएगा कि फॉर इंडिया 20-30 ईयर्स जो आने वाले हैं बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये दो चीज़ आप ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को। सेकेंड थिंग कि इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, नॉट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स लिविंग हियर। तो जितनी जनसंख्या है हमारी, जितने लोग हमारे रहते हैं, स्पेशली द यंगर वन, they need job and proper education, skill, these three things are really very important। कि जो हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एसेट हो सकती है एट ए ग्लोबल लेवल, बट एक बहुत बड़ी लायबिलिटी भी है। तो हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम जो काम कर रहा है, ये कितना राइट डायरेक्शन में काम करता है और कितनी चीज़ें इनसे ये ले सकता है फॉर अ कंट्री ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि ये जो नए बच्चे हैं जो शायद मुझसे छोटे हैं मोस्टली, जो अब जॉब मार्केट में आने वाले हैं, तो इनको प्रॉपर स्किल होनी चाहिए। देन दे कैन दीज पीपल कैन शो हिज वर्थ इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसको राइट एजुकेशन एंड राइट अपॉर्चुनिटी, ये चीज़ें मिलें। और मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और चीज़ है राइट पॉलिटिकल एजुकेशन। ये शायद मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कभी इंडिया में बात भी होती है कि राइट पॉलिटिकल एजुकेशन मिलनी चाहिए और लोगों को खोजना चाहिए इन सर्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल शुड बी क्यूरियस टू नो द ट्रुथ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि हमारी जो पॉपुलेशन है इसका कैसे इस्तेमाल हम खुद करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट पीपल थिंक्स इट very important, very paramount for the government functioning। तो हमारी जो सोच हो, हमारी अप्रोच हो, बहुत राइट डायरेक्शन में होनी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेकेंड तो पॉपुलेशन वाला टर्म पे है। थर्ड थिंग इज द इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ऑलवेज linked directly with internal factors and external factors also। Here the diplomacy and how the government can bring the money flow फॉर द इंडिया इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कि कैसे इंडिया में मनी फ्लो बढ़े, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और कैसे, बिकॉज अभी इंडिया जो है वो इस पॉइंट पे है कि वर्ल्ड को इंडिया की ज़रूरत है इन सर्विसेज सेक्टर स्पेशली। और जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंटेंगलमेंट की, इकोनॉमिक रिलेशनशिप की, या इकोनॉमिक इंटर रिलेशन जो डिप्लोमेसी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली हमारा जो एसेट है, कि हमारे जो एसेट मेन है सर्विसेज,
although in manufacturing we are growing very fast, but still जो हमारा जो सर्विस सेक्टर है, जब भी हम लोग किसी भी तरह के इंगेजमेंट में यानी वर्ल्ड लेवल पे जब भी किसी से किसी कंट्री से या किसी ग्रुप ऑफ कंट्रीज से जब इंटरेक्शन करते हैं, तो जो भी हम लोग डिसीजन ले रहे हैं उसमें हमारा वर्क फोर्स को कितना जॉब मिलता है या स्पेशली आउट ऑफ कंट्री जाके जो जॉब अपॉर्चुनिटी वो कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी डील साइन करने से पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बिकॉज इंडिया सर्विस सेक्टर में जिस तेजी से ग्रो हो रहा है वो दैट इज़ रिक्वायर्ड इन फ्यूचर ईयर्स ऑल्सो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक परस्पेक्टिव से। आई थिंक जो गवर्नमेंट है, मैं ऐसा नहीं कि फ़ैन हूँ, बट राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। एक साथ एक तो सेकेंड ऑप्शन है चाइना के बाद इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में बनने की कोशिश कर रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑप्शन है राइट नाउ, बट बनने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर वर्ल्ड सेफ्टी ऑल्सो, बिकॉज सप्लाई चेन डाइवर्सिटी इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड। जब फ्यूचर में वर्ल्ड ग्रो करेगा तो इंडिया भी ग्रो करेगा, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड बहुत तेज़ी से इंडिया डिपेंड अभी तो एग्जैक्टली नहीं है बट फ्यूचर में होने वाला है। तो और ये हमारे इंटरेस्ट में है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि कितना हम इन चीज़ों पे ध्यान दे पाते हैं। ये 3 फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे फैक्टर है लाइक एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज वी आर शिफ्टिंग एंड इन ए ट्रांजिशन फेज कि हम जो फॉसिल एनर्जी से लेके अभी जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ये किस स्पीड से होता है एंड इंडिया अपने आप को किस पोजीशन में ला पाता है। जैसे अभी तो चाइना ऑब्वियसली लीडर है, लेकिन इंडिया कितना जल्दी इसको कैचअप कर पाता है, बिकॉज इंडिया वर्ल्ड वांट्स देयर रिलेशन इन ए डाइवर्सिफाइड मैनर। वर्ल्ड चाहता है कि इंडिया बहुत आगे बढ़े, वो उसके लिए बहुत अच्छी बात भी है, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, और सप्लाई चेन डाइवर्सिटी में अगर इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है तो ये वर्ल्ड के लिए बहुत ही बेनिफिशियल की बात है, और वर्ल्ड इस चीज़ को चाहता भी है। इट्स ओनली अप टू इंडिया कि कितना जल्दी ये चीज़ हम इंडियंस या हमारी गवर्नमेंट हम लोग एक कोलैबोरेटिव मैनर में कितना जल्दी इस चीज़ को कर पाते हैं। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है एनर्जी ट्रांजिशन। एक और जो टेक्निकल ट्रांजिशन है, जैसे जो चिप्स वाला मैटर है, ये जिस तरह से इसका मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है इन एवरीथिंग। एक आदमी के पास एटलीस्ट 5-6 ऐसे गैजेट हैं जिसमें चिप्स हैं, और जिस तरह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया इस चीज़ को, इंडिया इज़ वर्किंग नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो इसको कितना जल्दी कैचअप करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। मेन इन्वायरमेंट का फैक्टर है, बिकॉज इट इज़ रियली गोइंग टू हैम्पर और ग्रोथ स्टोरी इन कमिंग फ्यूचर, जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में। एंड सेकेंड वे इट ऑल्सो कैन बी हेल्पफुल, जिस तरह से रशिया का जो दूर वाला जो व्लादिवोस्टॉक वाला एरिया है, जिस तरह से वो बर्फ पिघल रही है, इट कैन जनरेट सेकेंड सी लिंक। तो उससे मार्केट में, इकोनॉमी में, या एक नए लिंक्स, नए रोडवे इन सेंस की वाटरवेज बन रहे हैं, उससे बहुत सारे नए अपॉर्चुनिटीज़, नई ग्रोथ पोटेंशियल, नया एक्सकवेशन और बहुत सारी चीज़ें नई हो रही हैं दुनिया में। इसको भी लेके एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है कि क्या ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है, कितना पॉजिटिव है। इन मोस्ट ऑफ कंट्रीज समवेयर इट इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव इफेक्टिव, बट स्टिल सम पॉजिटिव थिंग्स आर ऑल्सो कमिंग। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, इंडिया का इंटरनल सिक्योरिटी भी 2 तरह से चीज़ें हैं, लिंक है। एक तो इंटरनल सिक्योरिटी का अपना है, जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स है लाइक रिजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी हम लोग बात करेंगे रिजर्वेशन का क्या प्रोज एंड कॉन्स है, इंडियन ग्रोथ स्टोरी एंड इंडियन न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, कि क्या इसका इम्पैक्ट अभी तक रहा है और क्या अभी है, और क्या फ्यूचर में क्या हो सकता है इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट, और हम लोग को एग्जैक्टली फॉर ग्रोथ ऑफ आवर नेशन क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। ये बहुत एक बड़ी स्टोरी है, इसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होगा अलग से। इसके अलावा जो रीजनल एस्पिरेशन है इंडिया के अलग स्टेट्स के, लाइक अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में इट्स मोर अबाउट पॉलिटिकल, बट समवेयर इट्स सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ए पॉलिटिकल, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स सोशल।
ये प्रोपोगेट होता है कि किसी ने एक बात पॉलिटिशियन ने कही और बाद में वो सोशल चीज़ें हो जाती है धीरे धीरे, वो अपने इंटरेस्ट की वजह से, लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से, कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। जो साउदर्न स्टेट है, आपने देखा जो रीजनल एस्पिरेशन है एक, वो बहुत है। फिर सोशल में अलग अलग सेक्शंस के अपने अलग अलग एस्पिरेशन है कि उनका पार्टिसिपेशन क्या है। एंड in to get set an equilibrium between all different kind of aspiration, ये बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला। और इसको देखिए, इसमें सिर्फ ऐसा इंटरनल फैक्टर नहीं, इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत हैं कि किस तरह से कंट्री को डिस्टेबलाइज किया जाए, कैसे कंट्रीज को इमोशनली या कहें कि एक ब्लैकमेल किया जाए। जैसे कि आपने जेपी मॉर्गन है या कोई जो रेटिंग फिच है, एजेंसीज है, कैसे ये एक तरह से बुली करती हैं कंट्रीज को रेटिंग में चेंज करके, इकोनॉमिक फ्लो को, मनी फ्लो को इससे चेंज करके। ये भी एक बहुत बड़ा है, बट ये एक्सटर्नल फैक्टर है। बट एक्सटर्नल फैक्टर भी इंटरनल फैक्टर बन जाते हैं कई बार, आपने अक्सर देखा होगा ये चीज़ें। अब लोग ज़्यादा समझ पा रहे हैं, पहले चूंकि लैक ऑफ सोशल मीडिया थी, चीज़ें बहुत देर से पहुंच पाती थी, तो लोग शायद इतना समझ नहीं पाते थे। तो आजकल ये चीज़ें भी है। इन्वायरमेंट हमने डिस्कस किया, हमने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस या इकोनॉमिक एस्पिरेशन जो डिफरेंट सेक्शंस के बीच है उसको डिस्कस किया। सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, वो तो दैट पार्ट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और भी कुछ बहुत सारे फैक्टर्स आई एम मिसिंग, बिकॉज मैं कोई प्रिपरेशन करता नहीं हूँ, अचानक से मेरे दिमाग में मैं जस्ट स्टार्टेड। तो और आपके क्या विचार है इस पे, लिस्ट आप ज़रूर शेयर करिए कि और कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में हैम्परिंग इफेक्ट, अगर सही डायरेक्शन में नहीं उसको हैंडल किया जाए तो हो सकता है। तो अब नेक्स्ट कभी वीडियो में वो एक्सटर्नल चैलेंजेस से भी बात करेंगे। ओके, थैंक यू। और आपके अगर कुछ सुझाव हों तो ज़रूर दीजिएगा। एज फार एज माई वे ऑफ प्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्निकलिटी, देखिए हम ये डॉक्टर, आई एम ए टेक्निकल पर्सन बट आई एम नॉट इंजीनियर। मेरे साथ ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं ये बहुत मुश्किल है, मैं लर्न करना मेरे लिए। बट मुझे लगता है कि आप मुझे इसी वे में एक्सेप्ट करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई मेडिकल से सवाल हो ज़रूर पूछिए, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उसका आंसर करूँ एज ए सर्जन। सो गुड नाइट, टेक केयर, एंजॉय, थैंक यू।